हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं सीनू स्टोरी। तो चलिए ले चलते हैं उस डरावनी रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी की ओर। तो दोस्तों, बात कई साल पुरानी है, जब मेरी नई नई नौकरी नागपुर में लगी थी। मैं एक सेल्समैन था और मुझे बहुत टूर करना पड़ता था। मार्च के महीने के दिन थे, दोपहर का वक्त था और तेज गर्मी से मेरा बुरा हाल था। बुरा हो इन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वालों का, कमबख्तों ने उस दिन बिजली काट रखी थी। मेरा दिमाग बहुत खराब था। अचानक मेरे फ़ोन की घंटी बजी। मेरा खराब मन और चिड़चिड़ा हो गया था। एक तो उमस भरी गर्म हवाएं खिड़की से आकर हॉल खराब किए जा रही थी और ऊपर से ढेर सारा काम। मार्च का महीना, टारगेट चेसिंग। एक सेल्समैन की जिंदगी कितनी बेकार हो सकती है, ये तो कोई मुझसे ही आकर पूछे। फोन की घंटी लगातार बजे जा रही थी। मुझे पक्का विश्वास था ये जरूर मेरे बॉस का कॉल था, मुझे कोई ना कोई काम दे रहा होगा। खैर, बड़े ही अनमने मन से फोन को उठाया और कहा, हेलो, दिस इज राजेश फ्रॉम सेफ्टी प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। उधर से बॉस की खरखराती हुई आवाज़ आई, राजेश, तुम आज ही टिटलागढ़ जाकर वहाँ स्टील प्लांट में परचेस ऑफिसर से मिलो। मैं फैक्स भेज रहा हूँ, सारी डिटेल्स उसी में है। मैंने मिमियाते हुए कहा, सर बहुत काम है, अगले हफ्ते चले जाऊँ क्या? बॉस ने बहुत प्यार से कहा, नो डियर, अगले हफ्ते कोई और काम दूंगा। गो गेट इट इन, रिपोर्ट मी सून। और फोन कट कर दिया। मेरा दिमाग और ख़राब हो गया। कुछ दोस्तों को फ़ोन किया तो पता चला कि टिटलागढ़ जाने का एक ही रास्ता है और वो है ट्रेन से। मुझे रायपुर के पास दुर्ग जाना होगा और वहाँ से दुर्ग से विशाखापट्टनम तक के लिए एक पैसेंजर ट्रेन जाती है जो रात को टिटलागढ़ पहुँच जाती है। मैं सोच ही रहा था कि फैक्स आ गया। उसमें उस स्टील कंपनी की डिटेल्स थी और उस परचेस ऑफिसर की डिटेल्स दी गई थी और उस कंपनी की ज़रूरत इंस्ट्रूमेंट्स की डिटेल्स दी गई थी। पढ़कर लगा ये तो 100% सेल्स है। मेरा टारगेट कुछ और पूरा हो जाता, खुशी की बात भी थी। मैंने जाने का फैसला कर लिया और समय देखा तो दोपहर के 12 बज रहे थे। रेलवे स्टेशन में फ़ोन करके ट्रेन की बाबत का पता किया तो एक ट्रेन थोड़ी ही देर बाद, जो कि मुझे दुर्ग शाम 5 बजे तक पहुंचा दे सकती है। फिर वहां से शाम को 7 बजे दूसरी गाड़ी, मतलब मुझे अभी ही निकलना होगा। यही सोचकर सारी पैकिंग कर लिया। वैसे भी एक सेल्समैन का बैग हमेशा पैक ही रहता है। मैं स्टेशन निकल पड़ा। स्टेशन जाकर देखा तो इतनी भीड़ थी कि बस पूछो मत। लगता था कि सभी को कहीं न कहीं हमेशा जाना ही होता है। स्टेशन में ही आकर पता चलता है कि हमारी जनसंख्या बढ़ती ही जा रही है। मेरी ट्रेन जो बॉम्बे से हावड़ा जा रही थी वो प्लेटफॉर्म पर आ चुकी थी। टिकट लेकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद टिकट कलेक्टर बाबू आए तो उन्हें खुशामद करके एक रिजर्वेशन की बर्थ ले ली और उस पर पसर करके सो गया, ये सोचकर कि क्या पता रात को नींद मिले या नहीं। थोड़ी देर बाद किसी ने उठाया कि बाबूजी, आपका स्टेशन आ गया, और बाहर देखा तो दुर्ग स्टेशन का बोर्ड लगा हुआ था। खैर, बाहर आया, थोड़ी देर पूछताछ की तो पता चला कि दुर्ग विशाखापट्टनम पैसेंजर गाड़ी शाम को 7 बजे निकलेगी। मैंने घड़ी देखा, करीब 1.5 घंटे का समय था। मैंने ये सोचा कि पता नहीं रात को वहाँ टिटलागढ़ में मुझे कुछ खाने को मिलेगा या नहीं, अभी कुछ खा पी लेता हूँ। स्टेशन के बाहर एक ढाबा था। उसी ढाबे में बैठकर दाल रोटी खा ली और एक गिलास लस्सी पी ली। पेट भर गया और रात के लिए एक टिफ़िन बंधवा लिया और एक थम्स अप कोला की बोतल लेकर उसे आधा पी लिया और फिर उसमें रम मिला लिया। कोला में सोमरस मिलाकर सफ़र करना
हर एक योग्य सेल्समैन की निशानी है। ये कॉकटेल सेल्समैन के पास हमेशा ही रहती है। अब मैं अगली यात्रा के लिए तैयार था। टिटलागढ़ की टिकट लेकर प्लेटफॉर्म में जाकर बैठा था। ट्रेन का आने का समय था। सोचा एक किताब खरीद लूं। वहां बुक स्टॉल पर देखा तो नई वाली मनोहर कहानियां थी और ब्रोम स्टोकर की ड्रैकुला किताब भी थी। दोनों ले लिया। उस वक्त मैं ये दोनों किताबें बहुत चलती थी। ड्रैकुला मैंने पढ़ा नहीं था। यारों ने बड़ी तारीफ की थी, इसलिए इसे खरीद लिया और हम सेल्समैन के लिए मनोहर कहानियां बहुत बड़ा टाइम पास हुआ करता था। खैर थोड़ी देर में हर स्टेशन की तरह इस स्टेशन पर भी लोगों का सैलाब आ गया। चारों तरफ खाने पीने के ठेले और लोगों की भीड़। फिर धीमे धीमे चलती हुई ये पैसेंजर ट्रेन आई। ट्रेन के आते ही लोग टूट पड़े। जिसको जहां जिस जगह बैठना था बैठ गए और सवार हो गए। मैं भी एक डिब्बे में घुस पड़ा और एक खिड़की की सीट हथिया ली। पूरी ट्रेन लोगों, मुर्गियां और बकरियां के खाने पीने की चीज़ों और अलग अलग आवाज़ों से भर गई थी। भारत की रेलगाड़ियों और उनका सफ़र कुछ ऐसा ही होता है। खैर ट्रेन शुरू हुई और हर जगह रुकती हुई अपने मुकाम पर चल पड़ी। मैंने अपनी थम्सअप की बोतल धीरे धीरे कोला सोमरस की चुस्कियाँ लेनी शुरू की और मनोहर कहानियों को पढ़ने के लिए निकाला। ये भूत प्रेत कथा विशेषांक था। मुझे इस तरह की कहानियाँ और फिल्में बड़ी पसंद थी। कुछ कहानियाँ पढ़ने के बाद तो रात को चली थी और पता ही नहीं चला था। ट्रेन पता नहीं कहाँ रुकी थी। बहुत से मुसाफिर ऊँघ रहे थे, कुछ सो ही रहे थे, कुछ बातों में मशगूल थे। मैंने घड़ी देखा तो रात के करीब 10 बज रहे थे। मैंने बैग में से अपना टिफ़िन निकाला और खाना शुरू किया। ये टिफ़िन मैंने दुर्ग में ढाबा से बंधवा लिया था। खाने के बाद फिर धीरे धीरे चुस्की लेते हुए मैंने अब ड्रैकुला किताब पढ़नी शुरू की। ये एक ज़बरदस्त नॉवेल था। बहुत देर तक पढ़ने के बाद मैंने देखा घड़ी के 1:30 बज रही थी। मेरा स्टेशन अब आने ही वाला था। आसपास के मुसाफिरों से कुछ पता चला कि ट्रेन थोड़ी लेट है और करीब 2 बजे तक पहुंचेगी। मैंने अब अपना बैग बंद किया और इंतज़ार करने लगा उस स्टेशन का जहां मैं पहली बार जा रहा था और उस नाम से ही कुछ अजीब सा एहसास दे रहा था। टिटलागढ़, भले या कोई भी नाम हुआ है। खैर अपने देश में तो ऐसे नाम मिलेंगे गांवों और शहरों के। करीब 2:25 पर मेरा स्टेशन आया। मैं उतरा और चारों तरफ देखा। एक अजीब सा सन्नाटा था। कुछ लोग मेरे साथ उतरे और बाहर की ओर चल दिए। मैंने सोचा अब उसी होटल में जाकर रात काट लेता हूँ और सुबह स्टील प्लांट में जाकर काम पूरा कर लूँगा। स्टेशन में एक टीटी दिखा। उससे पूछा कि यहाँ कोई होटल है आसपास। उसने हंसते हुए कहा, साहब ये छोटी सी जगह है, यहाँ कौन सा होटल मिलेगा। आप तो वहीं वेटिंग रूम में रात गुजार लो और कल जहाँ जाना हो वहाँ चले जाना। मैंने सोचा वेटिंग रूम में तो रात गुजारने से बेहतर है कि एक कोशिश कर ही लूँ होटल ढूंढने की। रात भर नींद आ जाए तो दूसरे दिन काम में कुछ बेहतर अच्छा होगा। मैं स्टेशन के बाहर पहुंचा तो देखा मरघट जैसा सन्नाटा था। दिन का गर्मी का मौसम अब कुछ सर दर्द लग रहा था। कुछ तेज हवा भी रह कर बह रही थी। कहीं कोई नहीं दिख रही था। उस नीम अंधेरे में एक छोटा सा लाइट था, लैंप पोस्ट का, जो एक बीमार सी पीली रोशनी बिखेर रहा था। मैंने कुछ दूर कोशिश की देखने की। थोड़ी दूर पर मुझे अचानक एक टांगा वाला नजर आया। मैं दौड़कर उसके पास पहुंचा। वह एक बहुत पुराना टांगा था। एक मरियल सा घोड़ा बंधा हुआ था उसके साथ, जो कि हिल भी नहीं रहा था, और टांगे वाला पूरी तरह से एक कंबल में बंद
होकर मूर्ति की तरह बैठा हुआ था। मुझे इस पूरे माहौल और काउंट ड्रैकुला किताब की याद आई। उसने भी कहानी की नायिका को लेने के लिए कुछ ऐसा ही ताहंगा भेजा था। एक सिहरन सी दौड़ गई मेरी रीढ़ की हड्डी में। मैंने जोर लगाकर उस तांगे वाले से पूछा, भैया अगर आसपास कोई होटल हो तो मुझे पहुंचा देंगे क्या? तांगे वाले ने अपने चेहरे से कंबल हटाया। वो एक अजीब सा चेहरा था। यह चेहरा सफ़ेद सा था या उसकी दाढ़ी थी पता नहीं, पर मैं असहज हो उठा। उसे देखकर मुझे एक अजीब सी गंध आने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो गंध कहाँ की है, पर वो कुछ जानी सी गंध थी। उसने एक धीमी सी आवाज़ में कहा, यहाँ कोई होटल अभी नहीं मिलेगा बाबूजी। आज तो आप वेटिंग रूम में ही आराम कर लो। कल आप यहीं तैयार हो जाना, मैं आपको स्टील प्लांट छोड़ दूंगा। मैं एकदम चकित होकर पूछा, तुम्हें कैसे मालूम कि मैं स्टील प्लांट जाऊंगा? उसने अजीब सी हंसी और हंसते हुए कहा, यहाँ सब प्लांट जाने के लिए ही आते हैं बाबूजी। उसकी हंसी मुझे रात के वक्त उस बियाबान जगह में बहुत भयानक सी लगी। मैंने कहा, ठीक है, मैं यहीं रुकता हूँ। मेरी बात सुनकर उसकी आंखों में एक चमक सी उभरी। मैंने दिमाग में फिर काउंट ड्रैकुला किताब का फ्लैश कर गया। मैं पलटकर स्टेशन की तरफ चल पड़ा। मैंने अपने डरते हुए मन को समझाया और कहा, यार राजेश, ये सब यहाँ का माहौल और तेरी किताबों का असर है। शांत रह। मैं कई बरसों से सेल्समैन की हैसियत से सफ़र करता आ रहा हूँ, लेकिन उस रात का असर कुछ अलग ही था। मैं स्टेशन के भीतर घुसते हुए पीछे पलट कर देखा तो वो तांगा वाला अब नहीं था। कमाल है, मुझे उसके जाने की कोई आवाज़ सुनाई ही नहीं दी। नहीं घोड़े की टप टप और नहीं कोई आवाज़। पता नहीं, मैंने सोचा कि लगता है कोला और सोमरस की चुस्की कुछ ज़्यादा ही हो गई है मुझे। मैंने धीरे धीरे पूरे स्टेशन पर गौर किया। पूरा का पूरा स्टेशन ही सुनसान था। प्लेटफॉर्म की अंतिम छोर पर एक छोटे से कमरे के आगे लिखा था वेटिंग रूम। मैं उसी में घुस पड़ा। देखा तो एक छोटा सा गंदा सा कमरा था। एक पीला बल्ब जल रहा था। एक बेंच थी, उस पर एक बूढ़ा बैठा था। उसके सामने नीचे एक बूढ़ी बैठी थी और साथ में दो जवान बच्चे थे। मुझे आया बोलकर देखकर सबने मेरे तरफ देखा। फिर नीचे बैठे बूढ़ी और दोनों बच्चे ने उस बूढ़े की ओर देखा। उस बूढ़े ने इनसे धीमी आवाज में कुछ कहा और फिर मुझे पुकारा, आओ बाबूजी, आइए यहाँ बैठिए। मैं बहुत अच्छा महसूस नहीं कर रहा था। कुछ अजीब सी बात थी जो मुझे उस वक्त डिस्टर्ब कर रही थी, लेकिन क्या ये समझ नहीं आ रहा था। मैंने सोचा, बस राजेश यार, कुछ घंटों की बात है, यहाँ इस वेटिंग रूम में गुजार कर लूँ, उसके बाद फिर मैं अपने स्टील प्लांट की ओर चले जाऊंगा। उसके बाद मैं उस बूढ़े की ओर बढ़ा और बेंच पर बैठ गया। मुझे फिर से वही अजीब सी गंध आने लगी। मैंने याद करने की कोशिश की कि वो गंध कहाँ की है, पर कुछ याद नहीं आया। मैंने उन चारों की ओर देखा। चारों कंबल से अपने आप को ओढ़े हुए थे। किसी का भी चेहरा उस कम रोशनी में नहीं दिख रहा था। माहौल में अचानक ठंड आ गई थी। मैं भी सोच रहा था कि मार्च के महीने में इतनी ठंड। मैंने उस बूढ़े से पूछा, यहाँ का मौसम कुछ अजीब है, मार्च में ठंड लग रही है। बूढ़े ने खरखराती हुई आवाज़ में कहा, बाबूजी, ये जगह चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है, इसलिए ये ठंड महसूस होती है। आप कहाँ से आ रहे हो? मैंने कहा, मैं नागपुर से आ रहा हूँ। बूढ़ा चुप हो गया। बूढ़े ने थोड़ी देर बाद पूछा, स्टील प्लांट के लिए आए हो क्या? मैं चौंक गया। उसकी तरफ देखा। पहली बार उसका चेहरा देखा। एक बूढ़ा आदमी, बहुत सी झुर्रियाँ, एक किताब, एक अजीब सा सफ़ेद कलर का चेहरे पर था। मैंने थोड़ी सावधानी से कहा, आपको कैसे मालूम
कि मैं यहाँ किस लिए आया हूँ। बूढ़े आदमी ने हंसकर कहा, यहाँ सब उसी काम के लिए आते हैं। फिर मुझे बहुत तेजी से वो गंध आई। मुझे लगा मैं बेहोश हो जाऊंगा। मैंने फिर उनसे कहा कि आप लोग कौन हैं और कहाँ जाएंगे। ये सुनकर चारों ने एक साथ मुझे देखा। उन चारों की आंखों में एक चमक आई और मैं सकपका बैठा। यही चमक मुझे उन टांगे वाला की आंखों में दिखी थी। बूढ़े ने कहा, हम तो यहीं के हैं बेटा, हम कहाँ जाएंगे। मैं असहज हो रहा था। मैंने अपने बैग से बचा हुआ कोला पी लिया। सिगरेट का एक पैकेट निकाल कर बाहर आने की कोशिश की। लगा नींद आ रही है। फिर मैंने उस बूढ़े से पूछा, आपके पास माचिस है क्या? ये सुनकर चारों एकदम से डर से गए। बूढ़े ने तुरंत कहा, नहीं नहीं, हम माचिस नहीं रखते। मैं अपने वेटिंग रूम से बाहर आ गया। अब कोई गंध नहीं आ रही थी। मैंने एक फैसला किया कि मैं बाहर ही रुकूंगा। मैंने घड़ी देखी तो करीब 3:30 बज रहे थे। मैंने अपने आप को समझाया कि बस यार कुछ देर और। फिर मैंने बैग के टटोला तो एक बहुत पुरानी माचिस मिली। मैंने सिगरेट सुलगाया और पीछे मुड़कर देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे और मुझे लगा कि मैं अचानक से बेहोश हो गया हूँ। ऐसे मुझे लगा और मैंने देखा कि वो चारों मेरे पीछे खड़े हो गए थे और मुझे देखकर मैं सकपका गया और फिर से सिगरेट पीने लगा। फिर मैंने देखा मुड़कर तो वो चारों वेटिंग रूम के दरवाजे पर खड़े होकर मुझे देख रहे थे। मेरी सिगरेट ख़त्म हो चली थी। मैं धीरे धीरे चलने लगा। फिर मैंने दूसरी सिगरेट सुलगाई और फिर देखा तो उन चारों के आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। नींद के भी झोंके भी आ रहे थे। मेरी आंखों भी रह कर मूंद जाती थी। अचानक किसी ने मेरी बाह पकड़कर खींचा और चिल्लाया, मरना है क्या? मैंने देखा तो एक ट्रेन आ रही थी और मैं प्लेटफॉर्म के किनारे में था। अचानक ही ऐसा लगा कि बूढ़ा मेरे पास खड़ा है और मुझे धक्का देना चाहता है। मैं घबरा कर देखा तो स्टेशन मास्टर था। उसने कहा कि बेंच पर जाकर सो जाओ। मैंने वहीं फैसला किया। स्टेशन पर एक बेंच थी, उस पर जाकर लेटा और सोने की कोशिश करने लगा। अब मुझे डर भी लग रहा था। अचानक करवट बदली तो देखा कि वही बूढ़ा पास में खड़ा था। मैं उठकर बैठ गया और मैंने कहा, क्या बात है, क्या चाहते हो? मुझे लगा कि वो चोरी की टोली है जो मेरे बैग छीनना चाहते हैं। उस बूढ़े ने कहा, यहाँ मत सो बेटा, वहाँ वेटिंग रूम में सो जाओ। मैंने कहा कि मैं यहीं सो जाऊँगा और अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं स्टेशन मास्टर के पास तुम्हारी शिकायत करूँगा। यह सुनकर वो मुस्कुराया और उसकी मुस्कुराहट ने मेरी रीढ़ की हड्डी में कपकपी पहुँचा दी। वो एक सरदर्द मुस्कुराहट थी। मुझे वो गंध फिर आने लगी और वो चले गया। उसके जाते ही मैं गहरी नींद में चले गया। कुछ देर बाद किसी गाड़ी की आवाज़ ने मुझे उठा दिया। देखा तो सुबह हो चुकी थी और रात के बारे में सोचा तो हंसी आ गई। मैंने अपने आप से कहा कि मैं खामख्वाह डर रहा था। मुझ पर लगता था कि किताबें का असर ही हो गया था। मैंने समय देखा तो सुबह के 7 बज रहे थे। सोचा कि यहीं वेटिंग रूम में तैयार हो जाता हूँ और फिर स्टील प्लांट जाकर शाम की गाड़ी से वापस चले जाऊँगा। एक दिन के होटल के पैसे भी बच जाएंगे और इस बुतहा जगह से पीछा छूट जाएगा। वापस वेटिंग रूम में गया तो देखा कि बहुत से लोगों से भरी हुई थी। कुछ अच्छा लगा पहली बार इतनी भीड़ को देखकर। उस बूढ़े को ढूंढने और देखने की इच्छा हुई, लेकिन वो वहाँ नहीं था। मैं तैयार हुआ और बाहर निकला। सोचा चाय और नाश्ता करके सीधा प्लांट पर चला जाऊंगा। चाय की दुकान पर जाकर देखा तो चाय वालों से चाय के लिए कहा। इतने में से पीछे से आवाज़ आई, हमें चाय नहीं पिलाओगे बाबूजी?
और आवाज़ को सुनकर जेहन में झटका लगा। मुड़कर देखा तो वही बूढ़ा और बूढ़ी और उनके दोनों बच्चे थे। दिन की रोशनी में भी मुझे एक अजीब सा डर लगने लगा। अचानक वही तेज गंध फिर से आने लगी। गौर से उन सबको देखा तो उनके चेहरे थोड़े सफ़ेद से नजर आए। सबकी आंखों में वही चमक और जो तांगे वाले के आंख में थी, उस तांगे वाले के याद आई। स्टेशन के उस पार देखा तो उसी लैंप पोस्ट के पास वो खड़ा था और मेरी ओर ही देख रहा था। मैंने फिर से गौर से बूढ़े की ओर देखा। मुझे लगा बेचारा बहुत ही गरीब है, कुछ मदद कर देनी चाहिए। मैंने पूछा, कुछ पैसे चाहिए बाबा? बूढ़े ने कहा, नहीं, सिर्फ चाय पिला दो। तुम मेरे बेटे की उम्र के हो, इसलिए तुमसे ही मांग रहा हूँ। ये सुनकर मुझे दया आ गई। मैं स्वभाव से ही बड़ा दयालु था। मैंने चाय वाले से कहा, भाई इन चारों को भी चाय पिला दो। चाय वाले ने मुझे गौर से देखा और पूछा कि किन चारों को बाबूजी? मैंने पलट कर देखा तो वो चारों फिर गायब थे। मेरा दिमाग फिरने लगा। पहली बार मुझे डर लगा। मैंने चारों तरफ देखा, मुझे पसीना आ रहा था। पता नहीं, लेकिन बहुत डर लग रहा था, वो भी पहली बार। और अचानक देखा तो स्टेशन के गेट से मेरा एक पुराना दोस्त बाहर निकल रहा था। मैंने उसे आवाज़ दी, उमेश इधर आ, मैं राजेश हूँ नागपुर से। उसने मुझे देखा और पास आया और पूछा, यहाँ कैसे बे? मैंने कहा, यार स्टील प्लांट में परचेस से मिलने आया हूँ। वो बोला कि मैं भी वहीं जा रहा हूँ, चल साथ मेरे। मुझे बड़ी राहत मिली। मैंने चारों ओर देखा और कोई नहीं था, न बूढ़ और न ही बूढ़े परिवार और न ही वो टांगे वाला। उमेश से बस बिजनेस की दोस्ती थी और अक्सर हम एक ही कस्टमर के पास मिलते थे और अपने अपने बिजनेस के लिए लड़ते थे। पर आज बहुत अच्छा लग रहा था। हम दोनों प्लांट गए और अपना काम किया और मुझे ऑर्डर मिल गया और उमेश को भी। हमने सोचा कि रात की गाड़ी से वापस चले जाते हैं। उसे रायपुर जाना था और मैं भी वहीं से गाड़ी बदल कर नागपुर चले जाऊंगा, ऐसे मैंने सोचा। हम दोनों को ही अपने ऑर्डर मिल गए थे, इसलिए हमने सोचा कि मार्च के आखिरी रात बिजनेस को सेलिब्रेट कर ले। हम एक छोटे से ढाबे पर जाकर खाने पीने में लग गए और रात करीब 11 बजे वो ट्रेन थी। हम 11 बजे पहुंचे स्टेशन पर और अपनी टिकट लेकर इंतज़ार करने लगे प्लेटफॉर्म पर। अचानक ही थोड़ी देर बाद मुझे वहाँ अजीब सी गंध आने लगी। मैंने पलट कर देखा तो वही बूढ़ा और अपने परिवार और उस टांगे वाले के साथ मेरे पीछे खड़ा था। मैंने चिहुक कर अपने बगल में देखा तो मेरा दोस्त बैठे बैठे ही सो रहा था। मैंने बूढ़े को देखा, वो अजीब सी हंसी हंसा और मुझे कहने लगा कि कहाँ जा रहे हो बाबूजी, हमारे साथ थोड़ी देर और समय बिता जाते। मैंने कहा, देखो तुम्हें अगर कुछ पैसे चाहिए तो बोलो, मैं दे देता हूँ, पर मेरा पीछा करना छोड़ दो। बूढ़े आदमी ने कहा, हमें पैसे नहीं, आप चाहिए बाबूजी, आप बड़े अच्छे लगने लगे हो हमें, तुम तो हमारे बेटे की उम्र के हो। कहकर बूढ़ा रोने लगा। मुझे बड़ा अजीब महसूस हो रहा था। मैंने बूढ़े को अपने साथ बैठने को कहा, उसी बेंच पर जहां मेरा दोस्त बैठा था। एक तो उस छोटे से स्टेशन पर ठीक से रोशनी भी नहीं थी और मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन देखा कि अब चारों ओर वो तांगे वाला भी रोने लगे थे। बूढ़े ने मेरा हाथ थामा। बाप रे, कितना ठंड था उसका हाथ। मुझे एक सिहरन सी दौड़ गई। एक तो वो अजीब सी गंध, दूसरा ये उसका ठंडा हाथ, फिर उन सब का रोना। मेरे दिमाग में एक अजीब सी तारी छाने लगी। मेरी आंखें मूंदियाने लगी। अचानक ही गाड़ी के आने की आवाज़ आई। मेरा दोस्त हड़बड़ाकर उठा और मुझे बोला, अबे चल, ट्रेन आ गई। मैं भी हड़बड़ाकर उठा। ट्रेन को देखने के चक्कर में इन सब को भूल ही गया। ट्रेन आई, हम दोनों जाने लगे। मेरा दोस्त चढ़ गया।
ट्रेन में मैंने चढ़ने लगा तो बूढ़े ने आवाज़ दी, बेटा जा रहे हैं हमें छोड़कर। मुझे अजीब सा लगा। मैंने सोचा कि कुछ और फिर ज़बरदस्ती बूढ़े के हाथ से कुछ रुपये रखा और झुककर बूढ़े के पैर छूना चाहा। उन दिनों में हर उम्रदराज व्यक्ति के पैर छू लिया करता था। और फिर देखा तो बूढ़ा मुड़ गया था। उसके पैर उल्टी दिशा में थे। मैंने सर उठाकर कहने लगा, बाबा पैर तो छूने दो। देखा तो उनका चेहरा मेरी तरफ था। फिर नीचे देखा तो पैर उल्टी तरफ थे। मुझे एक गहरा झटका लगा। मैं जोर से चिल्लाया और बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद किसी ने मेरे चेहरे पर पानी डाला और आँख खुली तो देखा तो मेरा दोस्त उमेश था। मैं गाड़ी में लेटा था और गाड़ी चल रही थी। उमेश बोला, साले ज़्यादा पीता क्यों है? जब संभलती नहीं है तो। मैंने अटक कर बोला, भूत भूत, और वो हंसने लगा। भूत? अबे इस दुनिया में भूत कहाँ से होते हैं? ये सब बेकार की बातें हैं। तू सो जा। फिर मैं सो गया या बेहोश हो गया था। फिर बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आ रही थी। बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी आंखें खोला और देखा तो कोई स्टेशन था। उमेश पहले ही उठ गया था। मुझे देखकर कहा, उठ जा राजेश, सुबह हो गई है। मैंने पूछा, यार कौन सा स्टेशन है? उसने कहा, रायपुर है। मैं उतर रहा हूँ, तू भी यहीं से दूसरी गाड़ी ले ले और नागपुर के लिए निकल जा। और चल, तुझे मैं बिठा देता हूँ। यहाँ दूसरे प्लेटफार्म पर पहुँचे। वहाँ एक गाड़ी थी जो नागपुर जा रही थी। उमेश जाकर टिकट, अखबार और चाय ले आया। मेरी हालत कुछ अजीब नहीं थी। कुछ ठीक नहीं लग रहा था मुझे। कल का ही असर था। उमेश ने टीटी से बात करके एक जगह दिलवा दी। मैं अपनी सीट पर बैठ गया। उमेश चला गया। मैंने चाय पी और अखबार खोला। तीसरे पेज पर एक खबर पर मेरी निगाह रुकी। मेरी सांस अटक कर रह गई। उस खबर में उस बूढ़े आदमी का परिवार का फोटो उस टांगे वाले के साथ। जल्दी से जल्दी खबर पढ़ी तो शून्य रह गया। वो पूरा परिवार उस टांगे वाले के साथ तितलागढ़ के पास एक एक्सीडेंट में 2 दिन पहले ही मारे जा चुके थे। सबकी लाशें मिल गई थी, लेकिन उसके तीसरे बेटे की लाश अब तक नहीं मिली थी। तस्वीर गौर से देखा तो उसके बेटे का भी एक फोटो दिया हुआ था, जिसकी लाश अब तक नहीं मिली थी। उसका चेहरा मुझसे मिलता था। मैं सिहर कर रह गया। मैं पत्थर सा बन कर रह गया। तो मैंने शापित आत्माओं के साथ टिटलागढ़ में रात काटी, ये मैंने सोचा। मुझे अब सब कुछ समझ में आ रहा था। वो तेज गंध शमशान में जल रही लाशों की होती है, जो उस वक्त कल मुझे आ रही थी। वो सफ़ेद चेहरे लाशों के होते हैं। वो चमकीली आँखों भूतों की होती है। और भारत में ये कहा जाता है कि भूतों के पैर उल्टे तरफ होते हैं। अब सब कुछ समझ रहा था और मैं तेजी से डर के मारे कांप रहा था। ट्रेन तेजी से भाग रही थी और मैं कांप रहा था। मेरी हालत देखकर किसी ने पानी पिलाया। मेरी दिमागी हालत खराब हो गई थी। थोड़ी देर बाद एक भिखारी भीख मांगने आया अपने साथियों के साथ। मैंने यूं ही नज़र डाली तो देखा कि वही बूढ़ा अपने परिवार और अपने टांगे वाले के साथ। मुझे देखकर उसकी आंखें चमक रही थी। मैं फिर बेहोश हो गया। फिर मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मैंने नागपुर पहुंच चुका हूं और मैं उस टांगे वाले और उस बूढ़े आदमी के परिवार को देखना चाहा, लेकिन वो लोग नहीं दिखे। और उस दिन के बाद से मैं टिटलागढ़ जाने के लिए भूल ही गया और मेरे को टिटलागढ़ का काम बहुत आया, लेकिन मैंने बॉस को मना कर दिया। और मैं उस दिन की रात को और उस दिन की यादें को मैं आज तक नहीं भूल पाया हूँ। तो दोस्तों, ये रही अपनी कहानी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।